नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। देखा गया कि कैसे 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से जो खास वर्ग है वो लगातार एक तरीके का एजेंडा चला रहा है जिससे कि देश में नफरत का माहौल फैल सके। आपको याद होगा कि कैसे 2014 से लेकर के एक खास एजेंडा चला था। एक जो खास लोग थे विशेष वर्ग के, उन्होंने एक अवार्ड वापस लौटाओ वाला गैंग चलाया था जिससे कि तमाम जो लोग हैं वो अवार्ड वापस करने का अभियान चला रहे थे। लेकिन एक बार फिर से अब प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखने वाली पॉलिटिक्स चल रही है। चिट्ठी गैंग एक बार फिर से सामने आया है और इसमें बहुत सारे राजनयिक हैं जिन्होंने पीएम मोदी को ये चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये दावा वो कर रहे हैं कि तमाम ऐसे कई राज्य हैं जहां पे बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर मुस्लिमों के साथ अन्याय किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस चिट्ठी में तमाम लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ये चेताते हुए कहा है कि ये आपकी खामोशी किसी बड़े खतरे को अंजाम दे सकती है, किसी बड़े खतरे का ये सूचक हो सकती है। आपको बता दें कि जैसे उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के जो राज्य है जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पे ऐसे कई लोग हैं, ऐसी कई कहानियां देखने को मिल रही है जहां पर एक खास वर्ग यानी कि मुस्लिमों के साथ अन्याय किया जा रहा है। तो जिस तरीके से अगर हम नजर डालें तो राजस्थान में क्या चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से करौली में देखा गया, और राजस्थान की अगर बात करें तो अलवर में जिस तरीके से अभी मंदिर को ढहाया गया, बहुत पुरानी मंदिर वो बताई जा रही थी। इसी के साथ ही साथ आए दिन बंगाल में चीजें देखने को मिलती है कि कैसे वहां पर हिंसक घटनाएं होती हैं। उसी के साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी ये चीजें देखने को मिलती है जब साधु संतों तक को नहीं छोड़ा जाता और उन पर भी मॉब लिंचिंग की जाती है। और ये खास वर्ग जो है जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तब ये बिल्कुल चुप बैठे होते हैं। इनकी ओर से कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई या फिर किसी भी तरीके की अवार्ड वापस वाली कोई भी चीजें देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब एक खास समुदाय की ओर से ऐसी चीजें होती हैं तो ये आरोप लगाते हैं कि उन पर अत्याचार हो रहा है, उन पर अन्याय हो रहा है। आपको बता दें कि कैसे 2016 में जब जेएनयू जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है जहां पे छात्र पढ़ने आते हैं, लेकिन वहां पर बाकायदे एक चीजें बनाई जाती है, कार्यक्रम सेट किया जाता है और वहां पे भारत टुकड़े गैंग मौजूद होते हैं और देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, तब भी ये जो लोग हैं, ये जो खास समूह है वो उस टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हुए नजर आए थे। और उसी के साथ ही साथ देखा गया कि कैसे जब देश में तमाम तरीके की बहसबाजी चल रही थी असहिष्णु मामले को लेकर के, तब आमिर खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। और आमिर खान जो कि बहुत सालों से फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं, तमाम तरीके के उन्होंने काम किए हैं, देश में बहुत सालों से रह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि उनकी पत्नी को अब भारत जैसे देश में रहने से डर लगता है। और ये तमाम जो चिट्ठी गैंग है वो जब तभी निकलते हैं जब उनका कहना ये होता है, जैसे जहांगीरपुरी हिंसा में हम देख ले कि जब हिंसा हुई थी तब किसी भी लोगों ने हिंसा को लेकर के विरोध दर्ज नहीं कराया, लेकिन जब बुलडोजर कार्रवाई होती है, जो जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम देने की कोशिश की थी, जब उन पर एक्शन लिया जाता है तब ये गैंग बाहर निकल के आता है और ये बताते हैं कि ये कैसे एक खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और उन पर अत्याचार करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें केंद्र की मोदी सरकार देश की जनता की भलाई के लिए सभी जरूरी कदम बढ़ा रही है। सरकार की ओर से लगातार ऐसी कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है जो कि लोगों की प्रगति में सहायक हो, लेकिन देश में ही कुछ ऐसे शरारती तत्व मौजूद हैं जो कि शांति माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। बीते कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में बवाल देखने को मिल रहा है। वहीं अब इस बीच चिट्ठी गैंग फिर से सक्रिय हो गया है। दरअसल देश में विभिन्न मुद्दों को लेकर चल रहे उठापटक के बीच एक बार फिर करीब 100 से भी ज्यादा पूर्व राजनयिकों ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में राजनयिकों की तरफ से पीएम मोदी से देश में नफरत की राजनीति बंद करने की मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस साल जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री पक्षपात पूर्ण रवैये से उठकर सबके साथ
समान व्यवहार करेंगे। इस माहौल में आपकी चुप्पी समाज में बहुत बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। आपको बता दें, चिट्ठी में आरोप लगाते हुए ये भी कहा गया है कि हमारे देश के संस्थापक नेताओं की ओर से बनवाई गई संवैधानिक इमारत को गिराया जा रहा है। इस बात पर लोगों में बहुत गुस्सा और पीड़ा भी है, इसलिए वो अब ये बात रखने और अपना दुख व्यक्त करने के लिए मजबूर है। अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर पर मुस्लिम के खिलाफ पिछले कुछ सालों में हिंसा बढ़ गई है। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में जैसे असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हालात काफी गंभीर हो चले हैं। आपको बता दें, जहां ये चिट्ठी गैंग ये आरोप लगा रही है कि तमाम राज्य, जैसे कि जिसमें कि इन्होंने उत्तर प्रदेश को भी शामिल किया है, तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सत्ता आई है तब से वहां पर किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं किया जा रहा है। जहां पे देखा जा रहा है कि लाउड स्पीकर को लेकर के महाराष्ट्र में किस तरीके की सियासत मची हुई है, जहां पे ये फैसला नहीं लिया जा रहा है कि लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा के बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए और लाउड स्पीकर मामले में कैसे फैसला लिया जाए, तो वही योगी सरकार ने ये मिसाल कायम करते हुए सभी धार्मिक स्थानों पर ये हुक्म जारी किया है कि सभी की जो लाउड स्पीकर की आवाज है वो डेसिबल से एक लिमिट में रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए और सिर्फ परिसर तक ही उसकी आवाज सीमित होनी चाहिए। आपको बता दें कि ताजा जानकारी के अनुसार 4000 से भी ज्यादा लाउड स्पीकर्स उतारे जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी पक्षपात नहीं किया जा रहा है। योगी सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चीजें की जा रही है वो सभी पक्षों के लिए जारी की जा रही है, चाहे वो फिर लाउड स्पीकर का मसला हो या फिर अवैध अतिक्रमण को लेकर के हो रही बुलडोजर कार्रवाई का फैसला हो। जब ये बात करते हैं असम की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश जैसे शहरों की, उत्तर प्रदेश जैसे शहरों की, तो ये क्यों भूल जाते हैं कि राजस्थान में क्या चीजें देखने को मिल रही है। जब करौली में हिंसा होती है रामनवमी के दिन, वहां पे शोभा यात्रा निकाली जाती है और वहां पर भारी संख्या में हिंदुओं के ऊपर पथराव हो जाता है, जिस पर राजस्थान सरकार बिल्कुल चुप नजर आती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया किसी ने भी जाहिर नहीं की। वही जब इस मामले पर अशोक गहलोत, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनसे जवाब तलब किया जाता है तो वो ये सारी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार को उनके ऊपर ठिकरा फोड़ते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो बीजेपी की वजह से हो रही है, क्योंकि बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में तमाम चीजें देखने को मिल रही है कि कैसे वहां पे पालघर में साधुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। ये जो चिट्ठी गैंग है उस वक्त कहाँ थी जब कश्मीर में 1990 में हिंदुओं के साथ नरसंहार होता है, तब ये गैंग क्यों सामने नहीं आता। आपको बता दें, तमाम चीजें देखने को मिलती है। अभी हाल ही में अगर 2020 की बात करें या 22 की बात करें तो दिल्ली में भी दंगा देखने को मिला और इस पर भी किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि जो प्रताड़ित हुए वो हिंदू थे, इसलिए इनका जो मुंह है वो नहीं खुला और किसी भी प्रकार की चिट्ठी इन्होंने न तो पीएम को लिखी, ना तो अपने ट्विटर हैंडल से किसी भी तरीके का इन्होंने ट्वीट किया। और जब बात जहांगीरपुरी हिंसा में हुई कार्रवाई को लेकर आती है, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आती है, तो ये जवाब देते हुए नजर आते हैं, चिट्ठी लिखते हुए नजर आते हैं और उसी के साथ ही साथ अवार्ड्स वापस करते हुए भी नजर आते हैं। आपको बता दें, इन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पुलिस के जरिए मनमानी की जा रही है। वहीं पूर्व गृह सचिव जेके पिल्लई, दिल्ली के पूर्व राज्यपाल नजीम जंग, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी TKA नायर, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव सुराजा सिंह समेत 108 से ज्यादा लोगों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इस पर हस्ताक्षर किए हैं। पूर्व राजनयिकों ने पीएम मोदी से अपील की है कि ये सबका साथ, सबका विकास के अपने वादे को दिल से पूरा करें। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी बीजेपी के कंट्रोल वाली सरकारों की तरफ से कथित तौर पर पूरी लगन के साथ चलाई जा रही हेड पॉलिटिक्स को खत्म करेंगे। वहीं कुछ समय पहले देश में 2014 लोकसभा चुनाव के बाद
अवार्ड वापसी के ऐलान की एक नई परंपरा की शुरुआत हुई थी, जिसे अवार्ड वापसी गैंग के नाम से भी जाना जाता है। शायद आपको याद होगा कि 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी और कर्नाटका की घटना के बाद अचानक से कुछ खास विचारधारा के साहित्यकार और लेखकों ने अवार्ड वापसी का ऐलान किया था। ये कुछ खास चेहरे बेहद आहत दिखाई दे रहे थे। इनके मुताबिक देश में असहिष्णुता बढ़ रही थी और उनके विरोध में अपना अवार्ड वापस करने लगे थे। आपको बता दें कि 2015 में इसकी शुरुआत में लेखक अशोक वाजपेयी ने अपना साहित्य अकादमी का पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया था, जिसके बाद देश भर के 39 साहित्यकारों ने साहित्य अकादमी से जुड़े अवार्ड को वापस करने का ऐलान किया था। इस लिस्ट में अशोक वाजपेयी के साथ नयनतारा सहगल, उदय प्रकाश, कृष्णा सोपती, मंगलेश डबराल, काशीनाथ सिंह, राजेश जोशी, के दारूवाला, अंबिका दत्त, मुनव्वर राना, खलील मामून, सारा जोसेफ, इब्राहिम अफगान, अमन सेठी जैसे बड़े नाम शामिल थे। उस वक्त ये सभी साहित्यकार और लेखक मीडिया की सुर्खियों में थे, लेकिन क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि वास्तव में अवार्ड वापस हो सकता है? जिन लोगों ने अवार्ड वापस करने का ऐलान किया था, क्या उन्होंने अपने अवार्ड्स वापस किए? स्मृति चिन्ह और अवार्ड की धनराशि को क्या जमा करने की कोशिश की, या फिर सिर्फ मीडिया में सुर्खियां ही बटोरने में ये सारे साहित्यकार लगे हुए थे? आपको बता दें कि वहीं पिछले कुछ दिनों पहले देश में असहिष्णुता के मुद्दे पर चल रही बहस में एक्टर आमिर खान ने भी अपनी राय दी थी और कहा था कि उनकी पत्नी को देश में डर लग रहा है और वो देश को छोड़ना चाहती हैं। बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान एक्टर आमिर खान ने कहा, पिछले 6-8 महीनों से असुरक्षा और डर की भावना समाज में बढ़ी है। यहाँ तक कि मेरा परिवार भी ऐसा ही महसूस कर रहा है। मैं और मेरी पत्नी किरण ने पूरी जिंदगी भारत में जी है, लेकिन पहली बार उन्होंने मुझे देश छोड़ने की बात कही। ये बहुत ही खौफनाक और बड़ी बात थी जो उन्होंने मुझसे कही। उन्हें अपने बच्चे के लिए डर लगता है। उन्हें इस बात का भी डर है कि आने वाले समय में हमारे आसपास का माहौल कैसा होगा। वो जब अखबार खोलती हैं तो उन्हें डर लगता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अशांति बढ़ रही है। जिस तरीके से आमिर खान कहते हुए नजर आए थे कि उन्हें और उनकी पत्नी को इस देश से डर लगता है, तो आखिर अब तक वो भारत में क्यों हैं? और जहां तमाम उनकी फिल्में देखी जाती है कि भारत के ऑडियंस ही होते हैं जो उन फिल्मों को हिट करवाते हैं और उन फिल्मों से वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, इसके बावजूद उन्हें भारत जैसे देश में रहने से डर लगता है। उनकी पत्नी को भारत जैसे देश में रहने से डर लगता है। आपको बता दें, वहीं देखा गया था कि कैसे जेएनयू में 2016 में टुकड़े टुकड़े गैंग ने भारत विरोधी नारे लगाए थे और कुछ लोग इसका बाकायदा समर्थन करते हुए भी दिखाई दिए थे। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि जो दिखता है वो होता नहीं। कुछ खास एजेंडे के लिए कई लोग साहित्य अकादमी जैसे बड़े सम्मान को वापस करने का ऐलान करते हैं, लेकिन पूरी तरह से कोई भी नियम फॉलो नहीं करते। ये अवार्ड उनके लेखन के लिए दिया गया है। इन अवार्ड का किसी सरकार के पक्ष या विरोध से क्या मतलब हो सकता है? साहित्यकार, लेखक हमेशा देश और समाज को नया रास्ता दिखाते हैं, लेकिन क्या इस तरह का अवार्ड वापसी एजेंडा हमारे समाज के लिए ठीक है? ये विचार और बहस का विषय है। जब देखते हैं कि पालघर, कश्मीर नरसंहार, राजस्थान, बंगाल, दिल्ली हिंसा जैसे तमाम मुद्दों पर कोई भी बोलता हुआ नजर नहीं आता, कोई भी चिट्ठी गैंग एक्टिव होते हुए नहीं नजर आता। जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है जो इन तरीके की हिंसक घटनाओं पे लिप्त होते हैं, उनके खिलाफ जब एक्शन लिया जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि एक्शन बस एक पक्ष को लेकर के लिया जाता है, बल्कि बाकायदा जो भी जांच होती है, जांच में जो चीजें सामने आती हैं, जो तथ्य सामने आते हैं, उस पर एक्शन लिया जाता है। तब ये नहीं देखा जाता कि वो जो आरोपी है वो किस धर्म से ताल्लुक रखता है या फिर किस जाति से ताल्लुक रखता है। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार इस तरीके की पक्षपाती आरोप वर्तमान सरकार पर लगाती हुई नजर आती है। जब ऐसे ही आरोप अगर सिद्ध होते तो क्या अभी हालिया में जिस तरीके से इलेक्शन हुए हैं, 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ है, अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस इतनी ही अच्छी नहीं होती तो क्या 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन पाती? आपकी इस खबर पर क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।